टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम के मॉडल का उद्घाटन किया? दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात या फिर ओडिशा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम के मॉडल का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के मुख्यालय में किया गया। इस मिसाइल ने हिट टू किल मोड में लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट से संबंधित परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह 3 चरण वाली इंटरसेपरेटर मिसाइल थी, जिसमें 2 ठोस रॉकेट बूस्टर का प्रयोग किया गया था। आपको बता दें कि DRDO ने मार्च 2019 में A-SAT का सफल परीक्षण किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन यानी NEGD ने किसके सहयोग से साइबर लॉ, साइबर अपराध जांच और डिजिटल फॉरेंसिक में ऑनलाइन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की शुरुआत की है? IIT दिल्ली, IIT मद्रास, NLIU भोपाल या फिर इसरो? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, NLIU भोपाल। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने NLIU भोपाल के सहयोग से साइबर लॉ, साइबर अपराध जांच और डिजिटल फॉरेंसिक में ऑनलाइन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की शुरुआत की है। इस डिप्लोमा की अवधि 9 महीने की होगी। इसका उद्देश्य साइबर फॉरेंसिक मामलों से निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों, राज्य साइबर प्रकोष्ठों, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों, अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों को सक्षम करना है। इस कोर्स की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए NLU दिल्ली के परिसर में एक लैब की स्थापना भी की जा रही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के किस शहर में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी ITAT के अत्याधुनिक कार्यालय सह आवासीय परिसर का उद्घाटन करेंगे? संबलपुर, भुवनेश्वर, राउरकेला या फिर कटक? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कटक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के कटक में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी ITAT के अत्याधुनिक कार्यालय सह आवासीय परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस परिसर का कुल निर्मित क्षेत्र 1938 वर्ग मीटर है, जिसमें 3 से अधिक मंजिलें, विशाल कोर्ट रूम, अल्ट्रा आधुनिक रिकॉर्ड रूम, सुसज्जित कक्ष, पुस्तकालय कक्ष और कॉन्फ्रेंस हॉल इत्यादि शामिल हैं। इस अवसर पर एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया जाएगा। ITAT 25 जनवरी 1941 में बनाया गया पहला ट्रिब्यूनल है और इसे मदर ट्रिब्यूनल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 के किस संस्करण के आयोजन की घोषणा की है? तीसरे, चौथे, 5वें या फिर 6ठे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चौथे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 के चौथे संस्करण के आयोजन की घोषणा की है। यह 8 से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। यह दूरसंचार विभाग DOT और COAI यानी सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट आई, सिक्योर आई, सस्टेनेबल रखी गई है। IMC 2020 के उद्देश्य निम्नलिखित है: मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, सतत भारत, सनातन भारत को बढ़ावा देना यानी गांवों में विकास करना, सक्षम भारत को बढ़ावा देना यानी उद्यमिता और नवाचार, विदेशी और स्थानीय निवेश को बढ़ावा देना, दूरसंचार और उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरस्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स यानी इम्पैक्स जारी किया गया है। बताइए भारत का औसत इम्पैक्स स्कोर 100 में से कितना है? 25, 37, 45 या फिर 62? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 37। हाल ही में अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक यानी इंटरस्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स इम्पैक्स जारी किया गया है। सूचकांक को मुंबई स्थित रिसर्च नॉन प्रॉफिट संस्था इंडिया माइग्रेशन नाउ यानी IMM द्वारा विकसित किया गया है।
यह 60 नीति संकेतकों वाले 8 नीतिगत क्षेत्रों पर राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करता है। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश एनसीटी दिल्ली के लिए भारत का औसत इम्पैक्ट 2019 स्कोर 100 में से 37 है। यह सूचकांक अंतर्राज्यीय प्रवासियों के एकीकरण को मापने का प्रयास करता है। सूचकांक के मुताबिक केरल, गोवा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य प्रवासी श्रमिकों को एकीकृत करने में सबसे अधिक सफल रहे हैं। वहीं दिल्ली सहित महत्वपूर्ण प्रवासी राज्यों ने खराब प्रदर्शन किया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने पहले ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में भाग लिया। इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? भारत, चीन, रूस या फिर दक्षिण अफ्रीका? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रूस। रूस में हाल ही में पहली ब्रिक्स वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर यानी FMCBG बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में भारत से केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने हिस्सा लिया। बैठक के एजेंडे में निम्न मुद्दे शामिल थे। सऊदी अरब की अध्यक्षता में 2020 में आयोजित G20 के परिणामों पर चर्चा, अवसंरचना निवेश, न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए एक डिजिटल मंच। ब्रिक्स 5 देशों का एक अनौपचारिक समूह है जिसमें शामिल हैं फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील, रूसी संघ, भारत गणराज्य, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यात्री बसों के लिए फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम विकसित किया है? IISc बेंगलुरु, DRDO, इसरो या फिर IIT खड़गपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, DRDO। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने यात्री बसों के लिए FDSS तंत्र का अवलोकन किया है। यहाँ FDSS से तात्पर्य है फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, यानी आग का पता लगाने और उसे बुझाने वाला यंत्र। इस तकनीक की मदद से यात्री कंपार्टमेंट में लगने वाली आग का महज 30 सेकंड के भीतर पता लगाया जा सकता है और उसे 60 सेकंड के भीतर बुझाया जा सकता है। इससे जान और माल की बड़े पैमाने पर सुरक्षा की जा सकती है। आपको बता दें कि इस तंत्र को DRDO के दिल्ली स्थित अग्नि विस्फोटक एवं पर्यावरण सुरक्षा केंद्र यानी CFEES प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है। CFEES प्रयोगशाला आग से जुड़े जोखिमों का आकलन और आग बुझाने के लिए विभिन्न तकनीक के संबंध में दक्षता रखता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट कब मनाया जाता है? 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर या फिर 12 नवंबर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10 नवंबर। हर साल 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस साल के लिए इस दिवस की थीम है साइंस फॉर एंड विद द सोसाइटी। यूनेस्को ने साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद कोविड-19 थीम के साथ इस दिवस को आयोजित किया है। इस दिवस को मनाने का मकसद है शांतिपूर्ण और स्थायी समाजों के लिए विज्ञान की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना, देशों के बीच साझा विज्ञान के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना, समाज की भलाई से जुड़े विज्ञान के उपयोग के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का नवीकरण, विज्ञान के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित करना इत्यादि। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची से हटा दिया गया है? पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, सूडान या फिर ईरान? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सूडान। विदेश मंत्रालय यानी MEA ने सूडान द्वारा हाल ही में जुबा शांति समझौते पर किए गए हस्ताक्षर का स्वागत किया है। बता दें कि बीते माह सूडान की संक्रमणकालीन सरकार ने कई आतंकवादी समूहों के साथ शांति समझौता किया था। इस शांति समझौते का मकसद सैकड़ों लोगों की जान लेने वाले गृह युद्ध को समाप्त करना था। यह समझौता लोकतांत्रिक परिवर्तनों की शुरुआत करेगा और सूडान के विकास, शांति और सुरक्षा को बढ़ाने में योगदान देगा। गौरतलब है कि सूडान को आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची से हटा दिया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, भारत शंघाई सहयोग संगठन के 20वें शिखर सम्मेलन में भाग ले रहा है। भारत इस संगठन का पूर्ण सदस्य कब बना? 2015, 2016, 2017 या फिर 2018? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2017। हाल ही में भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के हालिया सम्मेलन में भाग लिया है। यह संगठन का 20वां और भारत के संगठन के सदस्य बनने के बाद तीसरा शिखर सम्मेलन है। भारत 2005 से SCO में एक पर्यवेक्षक था, किंतु 2017 में इसे SCO का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता रूस ने की है। शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य देश पाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान हैं। इस शिखर सम्मेलन में द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ, कोविड-19, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आतंकवाद के प्रसार का मुकाबला करने जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इसके अध्यक्ष कौन है? संजय सिंह, अमरकांत शेखावत, NK सिंह या फिर PI जोशी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, NK सिंह। 15वें वित्त आयोग ने हाल ही में साल 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है। गौरतलब है कि 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता NK सिंह द्वारा की जा रही है। विचारणीय विषय यानी टर्म ऑफ रेफरेंस की शर्तों के मुताबिक आयोग को 2021-22 से 2025-26 तक यानी 5 साल की अवधि के लिए 30 अक्टूबर 2020 तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करना अनिवार्य था। बीते साल आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए अपनी सिफारिशों वाली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया था और इस रिपोर्ट को 30 जनवरी 2020 को संसद पटल पर रखा गया था। 15वें वित्त आयोग द्वारा सौंपी गई हालिया रिपोर्ट 4 खंडों में तैयार की गई है। इस रिपोर्ट का कवर और शीर्षक है कोविड के दौरान वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। किस देश ने क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर के रूप में पहली बार एक महिला को नियुक्त किया है? पाकिस्तान, जापान, म्यांमार या फिर श्रीलंका? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।